हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम दैनिक उत्तर लेखन का अभ्यास कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हमारा 62वां दिन है और हम कोशिश करेंगे कि जो जीएस का पेपर है, जो कि सिविल सेवा एग्जाम में जीएस का पेपर है, उसको आंसर राइटिंग के थ्रू कंप्लीट कराया जाए। तो आज का जो क्वेश्चन है हम सीधे देखते हैं। जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 के एक क्वेश्चन का डिस्कशन करना है, तो सीधे प्रश्न को पढ़ते हैं। तो आज हमारा प्रश्न है, परिशुद्ध खेती से आपका क्या आशय है? परिशुद्ध खेती कृषि को संधारणीय एवं लाभदायक बनाने में किस प्रकार सहायता कर सकती है? ठीक है, तो आपको बताना है संधारणीय और लाभदायक किस प्रकार परिशुद्ध खेती कर सकती है। और आपको पहले पार्ट में बताना है कि परिशुद्ध खेती से आपका क्या आशय है। ठीक है, एक बार इंग्लिश में प्रश्न पढ़ देता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसिशन फार्मिंग? हाउ कैन प्रिसिशन फार्मिंग हेल्प मेक एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल? तो आपका प्रश्न ये आपके सामने है और प्रश्न आपने पढ़ लिया। उसके बाद मैं समझा देता हूं आपको जल्दी से प्रिसिशन फार्मिंग होती क्या है। ये आजकल जिसको मैंने पीएफ लिख रहा हूं शॉर्टकट में, आजकल बहुत ज्यादा पर चर्चा में रही है। इसको बेसिकली हम कहते हैं सैटेलाइट फार्मिंग। ठीक है, यानी सैटेलाइट कृषि होती है, यानी उपग्रह। अब बात कर सकते हैं उपग्रह एवं सेंसर्स। जो सेंसर्स होते हैं इनकी सहायता से कृषि की जाती है। बेसिकली क्या जाता है, ये हमारा ये छोटा सा भूखंड है, तो यहां पर क्या होता है, उपग्रह से आंकड़े लिए जाते हैं, सैटेलाइट यहां से आंकड़े लिए जाते हैं। देखा जाता है कि जो उपज हो रही है वो कितनी ग्रीनरी है। मान लीजिए ग्रीनरी ज्यादा रहेगी, सैटेलाइट से आपने मैपिंग की, पता चला कि ग्रीनरी ज्यादा मतलब उपज अच्छी है, तो आप ये पता लगाएंगे। मान लीजिए कहीं पे दिख रहा है सैटेलाइट से कि यहाँ पे येलो इमेज ज्यादा है, तो इससे पता चल रहा है कि या तो फसल पक रही है, पहली बात अगर पकने का मौसम है तो फसल पक रही है, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि कुछ कीट इत्यादि लग रहे होंगे। यानी आपको सेंसर एवं सैटेलाइट से हर चीज पता लग जाती है प्रिसिशन फार्मिंग में। और प्रिसिशन फार्मिंग और क्यों कहते हैं, परिशुद्ध कृषि इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जो जल है, जब पौधों में मान लीजिए जल की कमी होती है तो आपको सेंसर बताते हैं कि पौधों में जल की कमी, अब शुष्कता आ गई है, तो आप बिल्कुल ड्रिप सिंचाई से टू द पॉइंट जड़ों पे, जल की जड़ों, पौधों की जड़ों पे जहां पे जल की आवश्यकता है सीधे वहीं पर आप जल को पहुंचाते हैं एकदम लिमिटेड मात्रा में। ठीक है, तो आप सीधे देखते हैं कि जल इत्यादि का संरक्षण बहुत अच्छे से ये कर रहा है। ठीक है, अब हम प्रश्न को, जो मेन कॉन्सेप्ट था प्रिसिशन फार्मिंग, उसको मैंने समझा दिया, कॉन्सेप्ट वाइज समझा दिया। इसके बारे में और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं कहीं से भी। अब मैं सीधे इंट्रोडक्शन पे आता हूं कि आपको लिखना क्या है, जो क्वेश्चन की डिमांड है वो क्या है। तो आप इंट्रोडक्शन बता सकते हैं कि परिशुद्ध कृषि क्या है, और यही प्रश्न की मांग भी है कि परिशुद्ध कृषि से आपका आशय क्या है, यही प्रश्न की डिमांड है। तो आपने आशय बता दिया इंट्रोडक्शन में ही। मुख्य भाग में आप बताएंगे कैसे ये कृषि को संधारणीय एवं लाभकारी बनाएगा, और निष्कर्ष आप बता देंगे कि आगे की राह क्या होगी, यानी किस तरह से हम क्या कर सकते हैं। अच्छा देखिए, जो कि ऑलरेडी मैं जो डे 61 था उसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया था कि केस स्टडी का कैसे यूज करते हैं। तो आप क्या करें, आपका सबसे पहला होमवर्क यही है कि गूगल पे सर्च करें, प्रिसिशन फार्मिंग से रिलेटेड कोई केस स्टडी देखें। हालांकि आज के आंसर में मैंने कोई केस स्टडी नहीं यूज की है, उसका एक कारण है, जानबूझकर नहीं यूज की है, ताकि पहली बात ये कि आप अपने आप से इंप्रूवमेंट करें, इसको देख के आंसर अपने आप से सोचें कि कहाँ पे केस स्टडी किस तरह से यूज करनी है। और दूसरा कारण ये है कि आपको ग्राफ, आज मैंने बताया कि कैसे ग्राफ्स का यूज करते हैं। आज आंसर राइटिंग में जो हमारा फोकस का मुद्दा है, कैसे ग्राफ्स का यूज करते हैं आंसर में चीजों को समझाने में। ठीक है, तो उसको देखते हैं आज के आंसर राइटिंग के माध्यम से। तो मैंने समझा दिया कि परिशुद्ध कृषि यानी प्रिसिशन फार्मिंग, ठीक है, पीएफ का आशय सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचारों का प्रयोग करते हुए अधिकतम कृषि उत्पादकता तथा आगतों को न्यूनतम बनाना है। तो मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि परिशुद्ध कृषि है क्या, सीधे पूछा था परिशुद्ध कृषि का आशय बताइए, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्या है, सूचना तकनीक का प्रयोग करते हैं, नवाचारों का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने सुना होगा भारत सरकार एक स्कीम लाई है सेंसाग्री, सेंसाग्री आपने सुना होगा। ठीक है, प्रीलिम्स में अगर आप पढ़ रहे होंगे, ऑब्वियसली आप अगर सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो इन चीजों को आपने न्यूज में अवश्य देखा होगा, सुना होगा। तो सेंसाग्री वो क्या है, ये जो नवाचार है, आपने देखा होगा ड्रोन से मैपिंग, ड्रोन मैपिंग, ये सब क्या है, ये सब इसी को बोलते हैं, इसी के माध्यम से जब आप कृषि करते हैं इसी को हम बोलते हैं प्रिसिशन फार्मिंग। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है, कृषि उत्पादकता की अधिकतम करना, यानी जो प्रोडक्टिविटी है खेत की, आपके जो फील्ड है उसकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज करना, और साथ में जो आगत है, जो इनपुट कॉस्ट है, या आगत मतलब इनपुट कॉस्ट को मिनिमाइज करना। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं सीधी सीधी बात है कि कृषि उत्पादकता को अधिकतम बनाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने उसको डिटेल में थोड़ा समझा दिया कि प्रिसिशन फार्मिंग होता क्या है। शुरू में इंट्रोडक्शन मैंने बहुत शॉर्ट लिखा, अब यहाँ पे इसको
और ढंग से समझा दे रहा हूँ। तो ढंग से क्या समझाऊंगा, प्रिसीजन फार्मिंग में हम सेंसर यूज करते हैं। सेंसर यूज लिखा है मैंने, सेंसर युक्त क्या चीज, सेंसर से आप जुताई करते हैं, मतलब जो ट्रक होते हैं, जो सॉरी ट्रक कह रहा हूँ, ट्रैक्टर्स जो होते हैं उसमें सेंसर लगे होते हैं, वो बताते हैं कि जमीन को कितने गहराई तक जुताई किया जाना चाहिए। आप लेजर से क्या करते हैं, लेजर लाइट से आप जमीन का समतलीकरण करते हैं, ठीक है। आपने सेंसर लगा होगा तो फिक्स है कि 1 इंच ही आपने फिक्स कर दिया, मान लीजिए 1 इंच ही भूमि को जुताई करनी है, ठीक है। तो सेंसर्स बताते हैं कि 1 इंच से ज्यादा नहीं हो रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली 1 इंच। तो जुताई भी सेंसर युक्त से, बुआई भी, यानी आपको बता रहा है कि पर जो जगह है, जो मान लीजिए ये फील्ड है 1 एकड़ का, तो फिक्स है कि 1 एकड़ में कहीं ऐसा ना हो बीजों का दोहराव हो जाए। तो सेंसर आधारित आप बुआई भी कर रहे हैं। जल की उचित मात्रा को भी आप पाइप, जो सेंसर है उसमें पाइप में सेंसर लगे हुए हैं, यहाँ से जल की उचित मात्रा को आप सीधे जड़ों पे दे रहे हैं, मैंने ऑलरेडी बताया। इसके माध्यम से आप रासायनिक छिड़काव भी कर रहे हैं सेंसर से, जिससे आपको पता चल गया कि खेत के इस भाग में कीड़े लग रहे हैं, ठीक है। जो अभी टिड्डियों का आतंक हुआ है, मान लीजिए आपको एग्जैक्टली पता चल गया तो अब टिड्डियों का आतंक होने वाला है, तो सेंसर बता देगा। तो उसके माध्यम से आप क्या करेंगे, रासायनिक छिड़काव भी करेंगे, ठीक है। उपग्रह तकनीकों का यूज किया जाता है, कैसे, किसके लिए किया जाता है, मृदा में पोषक तत्व कितने हैं उसको देखा जाता है। फसल विकास एवं कीटों की जानकारी देखी जाती है, मैंने ऑलरेडी बताया कि ग्रीनरी देखते हैं हम स्पेक्ट्रोमीटर से ग्रीनरी आपको पता चल जाती है, और आप क्या करते हैं, एग्जैक्टली बता देते हैं कि कितना है, क्या चीज चल रहा है। इससे क्या होता है, इन दोनों के प्रोडक्ट के स्वरूप होता है अधिकतम उत्पादकता। तो मैंने ये फ्लो चार्ट के माध्यम से प्रिसीजन फार्मिंग को यहां पर बता दिया, एग्जामिनर को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब मुख्य भाग के सेकेंड पार्ट पे आते हैं कि प्रिसीजन फार्मिंग एवं संधारणीयता तथा लाभप्रदता, यही तो क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है, कि प्रिसीजन फार्मिंग कैसे कृषि में संधारणीयता एवं लाभप्रदता में वृद्धि करती है। तो इसको आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका ये कि आपने संधारणीयता अलग से बताई, ठीक है, हेडिंग डाल दिया संधारणीयता, प्रिसीजन फार्मिंग एवं संधारणीयता। दूसरा लाभप्रदता, 2 हेडिंग डाल दिया आपने अलग अलग। या तो आप क्या कर सकते हैं, मेरी तरह आप चालाकी कर सकते हैं कि एक में ही लिख सकते हैं कि प्रिसीजन फार्मिंग एवं संधारणीयता तथा लाभप्रदता। आपने क्या किया, एक में ही इन दोनों को कंप्लीट कर लिया। अब देखिए इसका भी फायदा है, इसका ये फायदा है कि आप, इससे क्या होता है, जब मैंने ये लिखा कि संधारणीयता तथा लाभप्रदता एक में ही लिख दिया, तो मेरे पास सीधी बात है स्पेस बच जाएगा, क्योंकि मैं दोनों चीजों को क्लब करके एक साथ लिखूंगा जब भी कोई पॉइंट समझाऊंगा। जैसे मैं पहले क्या करता, अगर मैं हेडिंग अलग डालता संधारणीयता, तो मैं क्या बताता कि जल का उपयोग कम लग रहा है, ये बताता जल का कम उपयोग यानी पर्यावरण संरक्षण, ये बताता। मैं यह बता दूंगा जल कम लग रहा है, तो सीधी बात है कॉस्ट भी कम लग जाएगी। अब कॉस्ट कम लग जा रही है तो इससे क्या होगा, लाभप्रदता बढ़ जाएगी, सीधी बात है। जो आपकी आगत कम लग रही है तो ये हो जा रहा है। मैंने दोनों पॉइंट को एक में समझा दिया, ऐसे आप इसी पॉइंट को अलग अलग लिखते, ठीक है। अब जब आपका जो स्पेस बच रहा है उसको आप क्या करिए, केस स्टडी में यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई याद है स्पेसिफिक प्रिसीजन फार्मिंग की केस स्टडी इंडिया में कहाँ चल रहा है, या इंडिया में नहीं कहीं दूसरे देश में भी आप बता सकते हैं कि यहाँ से सीखा जाए, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो इन चीजों को आप वहां से सीख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने पहला पॉइंट लिखा, देखिए मैंने पहला पॉइंट क्या बता रहा हूं, मैं इसको समझा देता हूं। सारे पॉइंट्स में बताना शुरू किया कि क्या होता है प्रिसीजन फार्मिंग, आपका रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का दक्षतम एवं उचित स्थान पर प्रयोग होता है। यानी जो रासायनिक उर्वरक होते हैं जो आप यूज कर रहे हैं, जैसे फॉस्फेट हुआ, अमोनियम हुआ, ये सब जो आप यूज कर रहे हैं। इसके अलावा कीटनाशक जैसे ग्लाइफोसेट, आपने नाम सुना होगा कीटनाशक का, ठीक है। डीडीटी, खैर डीडीटी बंद होना चाहिए, ठीक है। तो जो ये सब कीटनाशक हैं, इनका क्या होता है, दक्षतम जहां पे आवश्यकता है एवं उचित स्थान पर प्रयोग होता है। और मैंने देखिए ग्राफ बनाया, इस ग्राफ को एक बार समझाता हूं। ये है समय एक्सिस और ये है मात्रा। ये लिखना मैं भूल गया था, इसको लिख दीजिएगा अवश्य, बहुत जरूरी है, मतलब बिना इसके ग्राफ कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। तो समय और मात्रा का मैंने ग्राफ बनाया। जो प्रिसीजन फार्मिंग होता है, देखिए ये है संसाधन आपके पास, ये है लिमिटेड रिसोर्सेज, जैसे जल, मृदा के पोषक तत्व, ठीक है। आपको पता होगा कि मृदा में पोषक तत्व भी सीमित मात्रा में है, उसका आप ज्यादा यूज कर लेंगे तो क्या होगा, पोषक तत्व कमी हो जाएगी, और तभी तो आप रासायनिक उर्वरकों का यूज करते हैं। जल भी हमारे पास लिमिटेड है, जल भी एक रिसोर्स है, लिमिटेड रिसोर्स है। तो ये मैंने दिखा दिया संसाधन, ये संसाधन है, ठीक है। जो मैंने ऊपर एक लाइन बनाई है, ये जो ब्लैक वाली छोटी लाइन पैरेलल लाइन है एक्स एक्सिस के, ये क्या है, संसाधन है। जो हम सामान्य कृषि करते हैं, जनरली हम परंपरागत कृषि में क्या करते हैं, संसाधन से ओवर यूज कर लेते हैं। जो सामान्य कृषि होती है, आप देखेंगे गहन कृषि जो भारत में प्रचलित है, उसमें क्या होता है, कीटनाशक खूब ज्यादा डाल देते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं, उर्वरक खूब ज्यादा डाल दिया, मतलब पता है कि यूरिया डालना है, हमको ये नहीं पता है कि कितने पोषक तत्व तो हमारे भूमि पर हैं,
किसका कहाँ यूज़ करना चाहिए। हम क्या करते हैं, आंख बंद करके यूरिया डालना शुरू कर देते हैं। मतलब किसी को भी गांव में आपने सुना होगा कि सब लोग यूरिया रखे ही रहते हैं खरीद के, ठीक है। तो यूरिया भर भर के यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो ये संसाधन है इसका हम दुरुपयोग कर लेते हैं और बाहर पहुंच जाते हैं। और जो ये गैप है, आप देखेंगे संसाधन हमारे पास इतने ही थे, हमारे पास संसाधन कितने थे, ये देखिए ये लाइन संसाधन थी और हमने यूज इतना कर लिया, यानी ये क्या हुआ, डिफरेंस क्रिएट हो गया, बीच में डिफरेंस क्रिएट हो गया और इसी को बोलते हैं संसाधन तनाव। यानी ये संधारणीय कृषि नहीं है, संसाधन में तनाव हो जाएगा। लेकिन जब प्रिसीजन फार्मिंग आप यूज कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप एग्जैक्टली ये देखिए जो नीचे मैंने बनाया, आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे बना दीजिए, ठीक है। आपको पता है कि संसाधन इतने ही है, आपको क्या करना है, उसका यूज करना है। यानी आप संसाधन तनाव नहीं कर रहे हैं, आप इसको संधारणीयता प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। तो इस समय वर्सेस मात्रा की जो एक्सिस है वहां पे आपका काम हो जाएगा। तो ये ग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब आप यूज करेंगे तो आपको समझिए 0.5 मार्क्स अगर मेरे जैसा एग्जामिनर रहेगा तो एक्स्ट्रा अवश्य देगा, ठीक है। तो मैंने बताया कि रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशकों का दक्षतम एवं उचित स्थान पर प्रयोग, इससे क्या होता है, पहला ग्रीन हाउस गैस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का न्यून उत्सर्जन होता है। सीधी बात है, जब आप यूरिया लिमिटेड यूज करेंगे तो यूरिया पानी से रिएक्शन कम करेगा, पानी से रिएक्शन कम करेगा तो जो गैसें हैं जो वातावरण में यूरिया, जैसे देखिए मान लीजिए आपने यूरिया को 100 किलोग्राम यूज किया, 100 किलोग्राम यूज किया, पौधे ने खाया 40 किलोग्राम, ठीक है। आपने आंख बंद करके यूरिया खूब ज्यादा खेत में यूज कर लिया, ठीक है। पौधे ने यूज किया उसका 40 किलोग्राम, बचा 60, तो 60 में से क्या होता है, 30 चला गया मान लीजिए पानी में, तो पानी में जाएगा तो क्या होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ा देगा, ठीक है। सुपोषण हो जाएगा वहां पे, अल्कलाई बूम आपने सुना होगा, सुपोषण हो जाएगा। वायु में जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनके, नाइट्रोजन चक्र कंप्लीट करेगा, नाइट्रोजन साइकिल आपने सुनी होगी, तो वो क्या कर रहा है, नाइट्रेट पोल्यूशन वायु में भी कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें मैंने बता दी कि ग्रीन हाउस गैस भी है, नाइट्रेट बहुत बड़ी, तो ये काम कम हो जाएगा, इसका न्यून उत्सर्जन हो जाएगा जब आप ये चीज कर रहे हैं। तो दूसरा, मृदा जल एवं वायु का प्रदूषण नहीं होगा, मैंने लिख दिया नाइट्रेट निच्छालन आदि से, जो अभी आप बात को आपको समझाई कि एक तो प्रदूषण कम हो रहा है, दूसरा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम हो रहा है जब हम प्रिसीजन फार्मिंग कर रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट मैंने बताया, बेहतर संसाधन प्रबंधन संभव होता है, जैसे रिमोट सेंसिंग, ड्रोन इत्यादि के द्वारा तथा उपयुक्त मशीनों के द्वारा कृषि दक्षता में वृद्धि से कृषि का दबाव कम होगा, ठीक है। तो देखिए सीधी बात है, मैंने क्या बताया कि आपका संसाधन लिमिटेड है, जो मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया समझ लीजिए वही मैंने यहाँ पे समझा दिया, जो यहाँ पे ग्राफ बनाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि देखिए संसाधन इतने ही थे आपके पास, प्रिसीजन फार्मिंग कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर रहे हैं, तो वही मैंने यहाँ पे बताया। कैसे कर रहे हैं, रिमोट सेंसिंग से, ड्रोन से, आप देख रहे हैं मैपिंग कर रहे हैं कहाँ पे कौन से रिसोर्सेज हैं, कहाँ पे कौन सी चीजें यूज करनी है, उसके द्वारा उपयुक्त मशीनों के द्वारा आप मशीनों का यूज कर रहे हैं, ट्रैक्टर, थ्रेशर, इन चीजों का यूज कर रहे हैं। कृषि दक्षता में वृद्धि से क्या होता है, कृषि पर दबाव भी कम होता है। सीधी बात है, आपकी दक्षता बढ़ेगी तो मान लीजिए पर यूनिट आप कह सकते हैं, पहले आप 2 एकड़ खेत में जो उपजाते थे अब वो 1.5 एकड़ खेत में उपज रहा है, तो आप कह सकते हैं ये आधा एकड़ खेत आपका खाली छूट गया, यानी दबाव इस पे कम हुआ, ठीक है। आप ये बता सकते हैं। कृषि आगत में कमी होती है, कृषि आगत में कैसे कमी होगी, आपको जल कम लगाना है, कीटनाशक कम यूज करना है, उर्वरक कम यूज करना है, तो इससे क्या होगा, आपकी जो कॉस्ट थी, ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो भी घट जाएगा, तो सीधी बात है। इससे क्या होता है, लाभप्रदता में वृद्धि हो रही है। चौथा पॉइंट, स्वचालित सेंसरों का प्रयोग एवं मशीनें श्रमिक लागत में कमी करती हैं, ठीक है। सीधी बात है, आप स्वचालित सेंसर्स का यूज कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, मशीनों का यूज कर रहे हैं तो श्रमिक लागत, आपको श्रमिकों का यूज नहीं करना पड़ रहा है, यानी एक बार वन टाइम में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, OTI, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया तो क्या हो रहा है, श्रमिक लागत में कमी हो जाएगी। पांचवा पॉइंट मैंने बताया, उचित गुणवत्ता की फसलें कृषि मूल्य संवर्धन में वृद्धि करती हैं। सीधी बात है, जब आप इतना बढ़िया से प्रिसीजन फार्मिंग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आप ये समझ सकते हैं कि जो गुणवत्ता फसल है, फसल की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। मान लिया आपने आलू उपजाया तो आलू आपके एकदम सिमिलर साइज के बड़े बड़े आलू उगेंगे, तो इसका क्या होगा, इसका बहुराष्ट्रीय कंपनियों में डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे पेप्सिको है, तो आप सुने होंगे पंजाब हरियाणा में पेप्सिको क्या करती है, आलू की स्पेशल वेराइटी को बनाती है, ठीक है। अभी हालिया में विवाद में चर्चा में रहा था काफी, तो वहां पे पेप्सिको क्या करती है, ये बनाती है। इससे क्या होता है, आप सीधे बता सकते हैं कि इससे कृषि मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिलता है। अगर अच्छी गुणवत्ता की फसलें हैं तो उसका प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा डिमांड होता है, ठीक है। तो आप इसको बता सकते हैं आराम से कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हाईली डिमांड है अगर आप ऐसे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरे का। अब ये हमारा मेन बॉडी खत्म हो गया। अब आप बता सकते हैं कि भारत सरकार कुछ प्रयास कर रही है प्रिसीजन फार्मिंग के लिए, कुछ बता सकते हैं आप, तो क्या क्या कर रही है मैंने वो बता दिया। देखिए मैंने क्या बताया, मृदा स्वास्थ्य कार्ड भारत सरकार ने शुरू किया है, जिससे आप पीएच,
जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो एग्रीकल्चर जो आपके फील्ड में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके बारे में पता चल जाता है। इत्यादि का मापन आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड करता है, तो ये भी प्रिसीजन फार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके तहत आपने सुना होगा कि ड्रिप, स्प्रिंकलर, इन सब सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये भी क्या है, प्रिसीजन फार्मिंग को बढ़ावा देना है। सेंसर बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर, जो भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है, सेंसाग्री उसको बोलते हैं, इसके बारे में पढ़िए, भारत सरकार ये शुरू की है। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार शुरू की है, जिसे कृषि तकनीकों का उचित प्रसार किया जा सकता है। तो मैंने ये बताया भारत सरकार कुछ प्रयास कर रही है प्रिसीजन एग्रीकल्चर में। अब मैं क्या करूंगा, निष्कर्ष लिख दूंगा, आगे की राह क्या लिखूंगा, उपरोक्त लाभप्रदताओं के बावजूद भारतीय संदर्भ में जहां सीमांत एवं लघु कृषक अधिक हैं, वहां प्रिसीजन फार्मिंग के साथ साथ इंटीग्रेटेड फार्मिंग यानी एकीकृत कृषि, शून्य बजट प्राकृतिक कृषि आदि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो मैंने बताया कि भारत में, देखिए आप इसको ऐसे समझिए, लघु एवं सीमांत कृषक अधिक हैं, सीधी बात है, इनके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत हाई है, इनके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इसके लिए भारत में क्या किया जाए, प्रिसीजन फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए, कोशिश किया जाए इन सब योजनाओं के माध्यम से। लेकिन साथ में जो हमारी पारंपरिक कृषि प्रणालियाँ जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, ZBNF, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ये सब मैं ऑलरेडी पिछले वीडियोस में डिस्कशन कर चुका हूँ। तो जो लोग को नहीं समझ में आ रहा है ये चीज़ें, या तो गूगल सर्च करके देखें, या तो जो मेरे पुराने वीडियोस हैं उसको देखें, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये सब बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो मैंने पहला पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, और सेकंड क्वेश्चन से पहले कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि देखिए इस प्लेटफॉर्म पे दोस्तों मैंने एक बिगिनर सीरीज की प्ले लिस्ट है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अलग अलग प्ले लिस्ट बनाई है। आप जाएंगे प्लेटफॉर्म पे, ओपन करेंगे गौरव UPSC हिंदी विद गौरव, आपने ये ओपन किया मान लीजिए, तो अलग अलग आपके पास टैब आएंगे, होम ऑप्शन आएगा, वीडियोज़ आएगा, प्ले लिस्ट आएगा, कम्युनिटी आएगा, चैनल्स, ये सब आएगा। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट पे, तो आपको ढेर सारी प्लेलिस्ट दिखाई देगी, जैसे UPSC बिगिनर सीरीज, ऑल वीडियोस, UPSC स्पेशल सीरीज। इसमें क्या है, इसमें मेंस के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, जैसे GS पेपर 3 का सिलेबस, GS पेपर 1 का सिलेबस डिस्कशन, 2 का डिस्कशन, 4 का डिस्कशन, कौन कौन सी रिसोर्सेज पढ़नी है, किताबें पढ़नी है, वो सब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता रखा है। मैंने अपने जो टेस्ट सीरीज में कॉपियाँ लिखी हैं वो यहाँ पे दिखा रखी हैं सीधे सीधे, तो वो देख सकते हैं आप UPSC स्पेशल सीरीज में, ठीक है। बिगिनर सीरीज मैंने हर चीज़, जो भी आपके डाउट्स है नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं, सर करंट कैसे पढ़ना है, सर NCERT कैसे पढ़ना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है NCERT कैसे पढ़ना है, यहाँ पे देखिए दिख भी रहा होगा। तो मैंने हर चीज़ यहाँ पे बता रखी है। आप ओपन करेंगे बिगिनर सीरीज तो क्लियर देखिए, हाउ टू स्टार्ट NCERT, आर्ट एंड कल्चर कैसे पढ़ना है वो भी बता रखा है, इकोनॉमिक सर्वे कैसे पढ़ना है, सेकंड ERC कैसे पढ़नी है, कौन कौन सी बुक लिस्ट है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है UPSC के लिए वो भी बता रखा है, ठीक है। प्री का पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं, किस तरह से अप्रोच होता है, रियल टाइम में मैंने बता रखा है, पेपर देके पूरा, ठीक है। देखिए हर जो भी GS पेपर 1, 2, 3, 4 है सबके सिलेबस डिस्कशन कर रखे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, आप इसके लिए फॉलो कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में पूछने के बजाय थोड़ा सा आप एफर्ट लगाएंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट पे जाइए, हर चीज़ यहाँ पे दिख जाएगी, 100 वीडियो से ऊपर यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन GS पेपर 4 का क्वेश्चन है, उपयोगितावाद से आप क्या समझते हैं, उदाहरणों के साथ उन आधारों का वर्णन कीजिए जिस पर इसकी आलोचना की गई है, ठीक है। तो सीधे दिख रहा है, 2 पार्ट में प्रश्न पूछा गया, पहले आपको बताना उपयोगितावाद है क्या, ठीक है। दूसरा आपको बताना है कि एग्जाम्पल्स के साथ देना है कि क्यों इसकी आलोचना की जाती है। तो सीधे 2 पार्ट है, ठीक है। तो सीधे ये बात समझिएगा, इंग्लिश में पढ़ देता हूं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूटिलिटेरियनिज्म, इलस्ट्रेट विथ एग्जाम्पल्स द ग्राउंड्स ऑन विच इट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड। तो किस लिए इसकी आलोचना की जाती है, ठीक है। यूटिलिटेरियनिज्म है ना, पढ़ने में मुझे दिक्कत हो रही है, थोड़ी सी टफ इंग्लिश है ये, है ना। अब देखिए उपयोगितावाद जो है ना, वो बेंथम और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग मतलब इसके विचारक हैं, नैतिक विचारक। तो बेंथम प्रमुख है ना, मिल होंगे और 1-2 लोग होंगे। तो ये लोग उपयोगितावाद के प्रमुख विचारक हैं। अब ये लोग कहते क्या है, उपयोगितावाद से मतलब है कि अगर किसी काम को करने में, मतलब किसी काम की आपको नैतिकता जांच करनी है, जैसे उपयोगितावाद पूछा है ना। उपयोगितावाद का ये मतलब है कि आपको कोई काम आप कर रहे हैं, मान लीजिए आपको मान लीजिए दंगे हो रहे हैं, और दंगे में आपको देखना है कि दंगे को क्या किया जाए, पुलिस बल से नियंत्रित किया जाए या फिर समझा बुझा के नियंत्रित किया जाए। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला बल का प्रयोग करें, दूसरा समझा बुझा के मना लें, ठीक है। ये ऑप्शन है। अच्छा, बल का प्रयोग करना है तो इसके पास भी आपके 2 ऑप्शन है, ठीक है, कि अल्पसंख्यकों के ऊपर बल का प्रयोग करें या बहुसंख्यकों के ऊपर बल का प्रयोग करें, ठीक है। अब यही से समझिएगा, उपयोगितावाद कहता है
कि नैतिकता, किसी काम की नैतिकता किस आधार पर जांची जाएगी? इस आधार पर जांची जाएगी कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी अगर आपको बल का प्रयोग करना है तो नैतिकता इसमें है कि आप अल्पसंख्यकों पर बल का प्रयोग करिए। क्यों? क्योंकि अल्पसंख्यकों को मारेंगे, कम लोग हैं, तो क्या होगा, ये जो दंगे वो समाप्त हो जाएंगे। भले से गलती किसी की हो, देखिए यहाँ पे समझिएगा, गलती किसी की हो, आप मारिए अल्पसंख्यकों को, तो इससे क्या होगा, उपयोगितावाद के सिद्धांत के आधार पर इससे क्या होगा, बहुसंख्यक मान जाएंगे, इनकी भावना तुष्ट हो जाएगी, ये मान जाएंगे और दंगे भड़कना बंद हो जाएंगे। ठीक है, अल्पसंख्यक भी डर जाएंगे। लॉस कितना हो रहा है? कम हो रहा है। यहाँ पे बहुसंख्यकों को मारते तो अधिक लोगों का लॉस होता, हो सकता है कि और आक्रमण बढ़ जाता, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो उपयोगितावाद के सिद्धांत के आधार पे नैतिकता इस आधार पे है कि जब अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख प्राप्त हो जाए तो उस कार्य को हम बोलेंगे नैतिक। ये आप इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं, उपयोगितावाद को समझा सकते हैं। प्रमुख विचारक कौन है? बेंथम इसके प्रमुख विचारक हैं। इसी आधार पर इसकी आलोचना कर सकते हैं आप। ठीक है, इसी आधार पर आलोचना कर सकते हैं कि क्या है, ये क्या कर रहा है, बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दे रहा है। क्लियर आपको दिख रहा होगा कि बहुसंख्यक लोग हैं तो भाई उनको आप टॉर्चर नहीं कर सकते। जैसे राजनेता है तो राजनेता क्या करेगा, सीधे सीधे बोलेगा, ध्रुवीकरण की राजनीति करेगा। ठीक है, धार्मिक राजनीति इन सबको बढ़ावा देता है। तो एक आलोचना का बिंदु ये हो जाएगा। दूसरी बात, उपयोगितावाद क्या बोला है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ये बात उपयोगितावाद बोल रहा है। अब देखिए, ना ही अधिकतम व्यक्ति परिभाषित है कि व्यक्ति कौन है, ना ही सुख परिभाषित है कि सुख क्या है। ये दोनों चीज परिभाषित नहीं करता उपयोगितावाद। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर समझाओ, व्यक्ति कौन, व्यक्ति मतलब महिला या पुरुष, कौन व्यक्ति। अच्छा, महिला पुरुष छोड़ दीजिए, क्या आप जीव जंतुओं को व्यक्ति मानेंगे? ठीक है, तो व्यक्ति की परिभाषा भी समय एवं काल के आधार पर आप देखेंगे चेंज होती रहती है। जैसे आप देखेंगे 1980s के टाइम या फिर 1950s के टाइम, ठीक है, उस समय क्या था, उस समय पर्यावरण पे ध्यान नहीं दिया जाता था और बहुत ज्यादा पर्यावरणीय दोहन होता था, यानी उस समय जीव जंतुओं को व्यक्ति नहीं माना जाता था। अब आप देखेंगे पर्यावरणवाद का समय, यानी पर्यावरणीय नैतिकता की हम बात करते हैं, इस समय जीव जंतुओं को भी व्यक्ति में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, आप किसी धर्म में देखेंगे वहां पे जीव जंतुओं के ऊपर व्यक्ति नहीं माना जाता, जीव जंतुओं को माना जाता है इनको खाओ पियो ऐश करो। जैन धर्म में आप देखेंगे तो जैन धर्म में जीव हिंसा पाप है। तो व्यक्ति भी समय एवं काल के हिसाब से आप देख सकते हैं, समय एवं स्थान के आधार पर परिवर्तित होते जा रहे हैं। सुख भी परिवर्तित हो रहा है। कोई लोग कह रहे हैं कि कष्ट ही सुख है, कुछ लोग कह रहे हैं मतलब सुख की परिभाषा आप देखेंगे समय एवं काल पे अधिक अधिक, मतलब आप सुख किसको बोलेंगे? क्या धन कमा लेना सुखी होना है? क्या केवल जो हम भौतिक चीजें देखते हैं, एप्पल का आईपैड हो जाए मेरे पास, ठीक है, मेरे पास 2-4 कारें हो जाएं, तो यही सुख है? या फिर जन सेवा सुख है? तो सुख भी परिभाषित नहीं है। तो ये बड़ी मतलब आलोचना का अवसर छोड़ देता है आप किस चीज को, यानी ये समझने वाले के ऊपर है कि वो अपने हिसाब से किस तरह से चीजों को मोल्ड कर लेता है। तो पहली आलोचना ये हो गई कि सुख एवं व्यक्ति परिभाषित नहीं है। दूसरी आलोचना मैंने ऑलरेडी बता दी कि बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दे रहा है, यानी बहुसंख्यकों का अल्पसंख्यक पे अधिकार को बढ़ावा दे रहा है। तीसरा, विधि के शासन के समक्ष खतरा है। भाई सीधी बात है, जब आपका हर बार डिसीजन यही होना है कि अगर कहीं दंगा फसाद हो रहा है तो आप क्या करेंगे, अल्पसंख्यकों को मारो पीटो, भगा दो, उनको दंगा शांत करा दो। तो विधि के शासन के समक्ष खतरा है, यानी विधि के समान संरक्षण की जो बात संविधान में की गई है वही गलत हो जा रही है। पर्यावरणीय विनाश को जन्म दे रहा है। जब बात कर रहे हैं अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, तो आप सीधे आपको लगेगा कि ऐसा है, यहाँ से सड़क जा रही है तो सड़क जा रही है, या फिर हम यहाँ पे डैम बना रहे हैं, बांध बना रहे हैं, तो यहाँ पे हो सकता है 100 जनजातियां विस्थापित हो रही हैं, 100 लोग विस्थापित हो रहे हैं। हो सकता है ये 100 लोग के विस्थापन से इन लोग खत्म हो जाएं, ये पूरे यहाँ का पर्यावरण समाप्त हो जाए और इन लोग का जीवन आजीविका सब समाप्त हो जाए। लेकिन उपयोगितावाद के अनुसार इन लोगों को भगा देना चाहिए, तो पर्यावरणीय विनाश को जन्म दे रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसकी आलोचना कर सकते हैं। अब निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं? निष्कर्ष में आप इसका दूसरा पक्ष लिख सकते हैं कि भारतीय संस्कृति या फिर जो भारतीय संविधान है उसमें क्या बात कही गई है, और खास करके मोजेज मेमोनाइट का एक कथन इसको कोट कर सकते हैं। मोजेज मेमोनाइट्स, उन्होंने क्या कहा, 100 दोषी छूट जाएं पर एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो इस हिसाब पे आप कोट कर सकते हैं कि हमेशा उपयोगितावाद अच्छा नहीं है। जो मैंने गांधी जी की भी फिलॉसफी आपको ऑलरेडी बता रखी थी, गांधी जी की फिलॉसफी कि साधन एवं साध्य दोनों की पवित्रता होनी चाहिए। ठीक है, तो साध्य एवं साधन दोनों पवित्र होने चाहिए, तो उसी आधार पे आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आज का भी वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखें और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, लाइक करें, क्योंकि जितना आप लाइक करते हैं, जितना सब्सक्राइब करते हैं, जितना शेयर करते हैं, उतनी इन वीडियोज़ की रीच बढ़ती है और मुझे भी कॉन्फिडेंस आता है। थैंक यू।